हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों आज नहीं अब आप लोग को जो तैयारी करना है बिल्कुल ही कम समय है और कम समय में शानदार ऑब्जेक्टिव का तैयारी अगर करना है तो बस इस चैनल पे आप बने रहिए। और जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बस वीडियो उसी पर्पज़ से बनाया जा रहा है जो ऑब्जेक्टिव कम रहे और नंबर ज़्यादा उठे। ठीक है, तो बिल्कुल जो क्वेश्चन बैंक का जितना भी क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन पूछा हुआ सभी प्रश्न को ऑब्जेक्टिव करवा दिया जाएगा और उस ऑब्जेक्टिव को आप लोग को ध्यान में 100% श्योर रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का बुक लोगे तो ऑब्जेक्टिव का बुक में एक एक चैप्टर से 150 ऑब्जेक्टिव, उतना नहीं पढ़ना है। बस जो करवा रहे हैं आप उसी को तैयारी कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा फालतू आने की संभावना नहीं रहेगी। अगर फालतू रहेगी भी तो आप लोग 80 में 40 प्रश्न ही बनाना होता है जो आप लोग आराम से बना सकते हैं। तो चलिए हम चैप्टर 1 यानी जैव प्रक्रम में आपका 4 चैप्टर है यानी पार्ट 4 है। जैव प्रक्रम में पार्ट 4 है। जो पार्ट आप लोग 1 देख रहे होंगे यहाँ पे पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, चारों का मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा जो बिल्कुल ही आसान से और आराम से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी में थोड़ा हम निकलेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, वो निकलता है आप जल से। ठीक है, आप लोग भी बनाने की कोशिश करिएगा और हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करिएगा। और वीडियो कैसी लगी अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग सेकंड नंबर में बढ़ते हैं। ग्वाइटर अथवा घेघा पनकता है। ग्वाइटर रोग जो होता है किसकी कमी से होता है, वो होता है आयोडीन की कमी से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। कुटपाद किस में पाया जाता है। कुटपाद किस में पाया जाता है। सभी लोग का तैयारी ज़बरदस्त होगा मेरे भाई, हमको पता है कि सभी लोग की ज़बरदस्त तैयारी कर लिए होंगे क्योंकि तैयारी होगा आप लोग ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी बना सकते हैं। देखिए 2016 में क्वेश्चन पूछ चुका है, जो प्रश्न 2016 में पूछा हुआ है और इसका जो आंसर है कुटपाद किस में पाया जाता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका अमीबा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। मर्ण परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती एल्कोहल में उबाला जाता है, तो इससे ऑप्शन के अनुसार आपको क्या यहाँ पे होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, मंड को घोलने के लिए कि क्लोरोफिल को घोलने के लिए कि पत्ती को मुलायम करने के लिए कि इनमें से सभी। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी टोटली इसमें हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो वो कितना एक्स पे देखा जाएगा, कितना एक्स पे देखेंगे, तो वो देखेंगे हम लोग 10 एक्स पे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 10 एक्स पे इसको हम लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन कितने होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 हो जाएगा। आप लोग को पता है क्योंकि इसका जो सूत्र होता है C6H12 और O6 होता है, यही होता है ना, C6H12 और O6, ये आपका ग्लूकोज का सूत्र होता है। पूछ क्या रहा था ऑक्सीजन की संख्या कितना है, तो देखिए ऑक्सीजन में कितना अणु आया है, 6 आया है ना, तो यहाँ पे परमाणु कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है, जो हम लोग ब्रश यूज करते हैं और इसमें जो टूथपेस्ट लगाते हैं वो कैसा होता है, क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है कि लवणित होता है। ये प्रश्न देखिए कब पूछा हुआ है, 2019 में आपका सेकंड सिटिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन सब वही करवाया जाएगा जो आपको एग्जाम में आया है और जितना भी फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है बिल्कुल क्वेश्चन बैंक से ही ऑब्जेक्टिव आता है, तो बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे करवाया जा रहा है जो आप लोग एग्जाम में आने की 100% गारंटी है, दम आएगा तो आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्षारीय। आप लोग जवाब देने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। सभी हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे क्या होते हैं, वो होते हैं स्वपोषी, क्योंकि स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन खुद बनाता है। तो जितना भी हरे पेड़ पौधा है वो अपना भोजन खुद बनाता है और खुद बनाने वाले भोजन को हम लोग स्वपोषी बोलते हैं। अगला है। निम्नलिखित में कौन उभयलिंग जंतु है। निम्नलिखित में कौन उभयलिंग जंतु है, इसमें उभयलिंग जंतु कौन, अच्छा ऑप्शन नंबर डी एक है बकरी इधर, तो इसमें उभयलिंग जंतु कौन हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा केचुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा केचुआ। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो वो पकड़ता है कुटपाद के द्वारा, यानी 10 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो सी आपका कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुटपाद के द्वारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए ये सब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2019 में पूछा है, 20 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है वो आप लोग को एकदम पता होगा क्योंकि 8 क्लास में ही पढ़ना था और आप लोग 10th की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से आपका घेघा रोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण
पौधे हरे रंग का, यानी पौधे का रंग जो हरा होता है, क्या पेड़ पौधा में क्या ऐसा होता है जिसके कारण पेड़ पौधा का जो रंग है वो हरा होता है? तो पेड़ पौधा हरा रहने का मेन कारण है वह है दोस्त मेरे क्लोरोफिल, यानी कि पौधे में क्लोरोफिल होता है जिसके कारण पेड़ पौधा का रंग जो होता है वो हरा होता है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में जो पाया जाता है वो स्पर्शक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 14 है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जो अभी मैंने कुछ देर पहले भी बता करके समझा रहा था, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट जरूर करिए। यहाँ पे वीडियो को पॉज जरूर करके आप एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 14 है, यानी कि 14 तो लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बट ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि C6H12O6 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण, तो अमीबा में जो पोषण होता है वो अधिकांशतः जो होता है वो अंतःग्रहण, क्योंकि अंतःग्रहण यानी अंदर के ग्रहण, अंदर की, अरे यार क्या हो गया, एक मिनट, हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यानी कि अंतःग्रहण इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो सभी लोग को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे भरे पेड़ पौधा में होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो सिर्फ पेड़ पौधा में ही होता है, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिखाई दे रहा होगा 16 का सी, यानी हरे भरे पौधे में। चलिए अगला प्रश्न है, दांतों की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? जो दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको हम लोग बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इनामेल, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? वो होता है आपका छोटी आंत। छोटी आंत कहने में भले छोटा है लेकिन सबसे ज़्यादा लंबाई इसी की होती है, 8 से 10 मीटर लंबाई इसकी होती है। और बड़ी आंत कहने में बड़ी है लेकिन वो छोटा होता है, छोटी आंत की अपेक्षा ये छोटी है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी जो भाग होती है वो छोटी आंत होती है। चलिए अगला, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? बताओ। ये सब क्वेश्चन आप लोग छोड़ने वाले हो। ऐसा प्रश्न अगर एग्जाम में करके नहीं जाते हो तब तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। ऐसा प्रश्न ही आप लोग को एग्जाम में आने वाला है और 100% आएगा, ठीक है। एक बार पढ़ के जाइए और बाद में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ क्वेश्चन आया या नहीं आया, ठीक है। तो इसको जवाब बताइए, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम जो है वो आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? बताइए। स्वपोषी पोषण, तो स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण की जरूरत होती है। और प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या शामिल हो जाता है? सूर्य का प्रकाश भी आता है, जल भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, हरा भरा मतलब कि क्लोरोफिल भी आता है, ठीक है। तो स्वपोषी के लिए आवश्यक इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें से सब जो हम बोले उस सब ऑप्शन में मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई? देखिए कितना शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ मेरे भाई? 2021 में। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए 2015, 16, 19, 21 इस सब में पूछा हुआ था। ये सब क्वेश्चन छोड़ने लायक है? बिल्कुल नहीं। और जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे ना मेरे भाई एकदम बस पढ़ के जाना, क्योंकि अब हम यहाँ से ऑब्जेक्टिव का एकदम क्लास सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही अभी करवाने वाले हैं, चैप्टर बाई चैप्टर। अभी बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव एकदम पूरा चैप्टर तक डालेंगे, जितना भी 5 चैप्टर तक है। बायो का पूरा टॉपिक इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर हिस्ट्री, सभी चीज़ का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो बस मेरे भाई अब समय बहुत कम है और फालतू चीज़ पे ध्यान नहीं दे करके बस वैसा ही चीज़ पढ़िए जो एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई? तो न्यूक्लियस शब्द जो है वो आपका रॉबर्ट ब्राउन यानी ऑप्शन नंबर ए इनके द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्टार्च। पौधा में जो भोजन होता है वह स्टार्च के रूप में जमा होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए सभी का वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का भी वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैम्पियस, उसी प्रकार पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मेरे भाई कोशिका विज्ञान। क्या कहलाएगा मेरे भाई? कोशिका विज्ञान। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक आध बार किसी न किसी प्रश्न का जवाब देने की कोशिश जरूर करिएगा। जो जो प्रश्न आपको आता है वीडियो को पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में एकदम लाइन लगा दीजिए और मुझे भी पता चले कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, ताकि हम भी जाने कि मेरे भाई लोग और मेरे भाई जितने भी हैं, मेरी बहन भी जितने हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग जरूर मुझे बताइए।
चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम का जो कार्य होता है वो प्रोटीन को पचाता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन में दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी प्रोटीन का पाचन। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य प्रोटीन का पाचन के लिए होता है। अगला प्रश्न है, मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? देखिए, गुहा उसी को कहते हैं जो खाली स्थान होता है। जैसे मुंह आप लोग खोलते होंगे तो उसके बीच में खाली स्थान होता है, तब उसी को बोलते हैं गुहा, यानी मुख्य गुहा। एक होता है नासा गुहा, मतलब नाक के बीच में, नाक में जो खाली गैप हो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य गुहा है, यानी मुंह में जो खाली स्थान होता है उसी को बोलते हैं। तो मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो 25 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन बोल रहे थे, यानी कार्बोहाइड्रेट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, निम्न में कौन स्वपोषी है? अभी स्वपोषी में मैंने क्या बताया, जो भोजन खुद बनाता है। और स्वपोषी का कार्य होता है वो सिर्फ पेड़ पौधा है। पेड़ पौधा भी कैसा? हरा भरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सूखा पेड़ पौधा, हरा भरा पेड़ पौधा में। तो इसका 26 का बिल्कुल आंसर जो सही है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरे पौधे में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता, इसमें आपको क्या दिखने वाला है? तो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि, वृद्धि करना, ये जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण होता है। देखिए, एक ही प्रश्न आप लोग को कितना बार पूछा, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण किस में होता है? जल्दी बताइए। तो बताइए, ये प्रश्न बार बार हम बताना पड़ेगा? नहीं ना, आपको तो बनता है ना कि वीडियो पॉज करके एक बार बताएं। बिल्कुल बनता है, तो वीडियो पॉज करिए, नहीं कर रहे ना मत करिए, एक बार कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, करके एक बार इसका जवाब जरूर देने की कोशिश करिएगा। तो स्वपोषी पोषण जो होता है वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा। स्वपोषी है ना, वो पौधे में भी हो सकता है। ठीक है, पौधा में तो हो सकता है कि पौधा में तो होगा ही, साथ में कवक भी दिया हुआ है और एक कुछ प्रोटिस्टा और कुछ देखिए यहाँ पे दोनों बात दिया हुआ, पौधा तो होगा, अब प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में भी होता है। ठीक है ना, यानी हरा भरा में ना, तो ये भी हरा भरा ही होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन? ऑप्शन नंबर आपका जो डी है, यानी कि ए और सी, ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हो जाएगा ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी जो मेरे भाई है, वो मेरे भाई, ग्रहणी जो है वो छोटी आंत का भाग है। ठीक है, ग्रहणी जो है वो छोटी आंत का भाग है। अगला, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वसा पर क्रिया करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? उसका एंजाइम का नाम है लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी, अच्छा डी दिख नहीं रहा था, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका लाइपेज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? ये आप लोग बताइए, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में तो हो नहीं सकती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो है धूप से होता है, टॉर्च के लाइट से भी नहीं, ना ही बल्ब के लाइट से, सिर्फ और सिर्फ वो सनलाइट से होता है। तो सनलाइट तो रात में दिखता नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिन में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32, मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है? कौन है मृतोपजीवी? जो मरा हुआ जीव। ठीक है, कौन ऐसा चीज़ है? तो इसका 32 का ऑप्शन नंबर गोबर छत्ता। गोबर छत्ता को मृतजीवी में डाला गया है, यानी गोबर छत्ता। क्वेश्चन नंबर 33 है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण का जो मेन स्थान होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होता है? बिल्कुल होता है क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोफिल हरा करता है, उसके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट होता है, वहीं पर जाकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला, भोजन का पाचन किस प्रकार की विक्रिया? बताइए, ये क्वेश्चन छूटने वाला है, 2014 में पूछा है, 22 में पूछा हुआ। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का जो पाचन है वो आपका उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन। और आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे है, उपचयन को और कौन सा नाम है? उपचयन को और किस नाम से जानते हैं, अवकरण या ऑक्सीकरण? इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उपचयन किसको और बोला जाता है। चलिए अगला है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो सभी को पता है वयस्क मनुष्य में जो दांत होते हैं वो दांतों की संख्या 32 होती है, लेकिन अभी जो आप लोग पढ़ रहे होंगे, अभी जो बच्चे देख रहे होंगे, उनका 32 दांत बिल्कुल नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि वो तो भाई 14-15 साल के होंगे, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम देना है, तो 15 साल का होगा तो उसके तो 32 दांत होगा नहीं। ठीक है, तो 32 दांत याद रखिए, वो वयस्क मनुष्य यानी कि जो बड़े रहते हैं, ठीक है ना, उनको कहा गया। ठीक है, अगला, क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्ण का रंग सभी बच्चों को पता होगा कि क्लोरोफिल का वर्ण का रंग वो आपका हरा होता है। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? देखिए, ऐसा क्वेश्चन अभी लगता है कुछ देर पहले भी आया था, बट आया नहीं था, ऐसा नहीं था, कुछ अलग था। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में मृतजीवी होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? वो मृतजीवी है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है?
पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? वो होता है मेरे भाई यकृत से। और यकृत को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यकृत को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, गोबर छत्ता क्या है? गोबर छत्ता क्या है? एक मृत जीवी है कि परजीवी है कि स्वपोषी कि एक शैवाल है? बताएं। ऐसा क्वेश्चन अभी 2-3 प्रश्न के पहले ही करवाए थे, अगर वो देख लिए होंगे तो जरूर इसका आप लोग जवाब दे सकते हो। तो गोबर छत्ता जो हो जाएगा वो मृत जीवी है, क्योंकि मृतोपजीवी इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन अभी जस्ट कुछ देर पहले भी करवाया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसके पहले भी देखिए यहाँ पे कहाँ पे प्रश्न था, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पे दिया हुआ गोबर छत्ता इसमें था, और इसमें गोबर छत्ता से क्वेश्चन डायरेक्ट डाला हुआ। ठीक है, अगला, दूध से दही बनने में कौन सी विक्रिया है? तो दूध से दही बनना कौन सी विक्रिया है? इस प्रश्न का जवाब तो मुझे नहीं बताना चाहिए था, लेकिन आप लोग प्यारे बच्चे हो तो जरूर बताना पड़ेगा। तो दूध से दही बनने की जो क्रिया है वो किण्वन की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, दांत का कठोरतम भाग क्या कहलाता है? दांत का जो सबसे कठोरतम भाग होता है उसको हम लोग इनामेल बोलते हैं, जो दांत की सबसे बाहरी परत भी है। इसके कुछ देर पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? जो रंध्र होते हैं, जो स्टेमोटा होते हैं, जो पत्ती में जो छिद्र होते हैं, उसी का बात कर रहा है। तो वो किससे घिरे होते हैं? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि गार्ड को इसका होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, वो सूर्य से प्रकाश निकलने के लिए सबसे ज़्यादा किस रंग की जो पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा में सबसे ज़्यादा कौन सा रंग यहाँ पे प्रभावी रहेगा? कौन सा रंग उसके लिए बेटर रहेगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाल रंग, जो सूर्य उगते समय दिखाई देता है और डूबते समय भी दिखाई देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है कि सूर्य उगते तथा डूबते समय लाल क्यों प्रतीत होता है? ठीक है, ऐसा प्रश्न भी आपका हमेशा 2 मार्क्स में पूछने की संभावना रहता है। तो चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी हम यहाँ पे बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, स्टार्च, हाँ चलिए प्रश्न संख्या 44, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? कितना स्टार्च है, इसकी उपस्थिति स्टार्च है कि नहीं है, तो कौन सा विलयन हम लोग प्रयोग करके इसकी पता कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि आयोडीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में किन कारकों पर निर्भर करती है? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो प्रकाश संश्लेषण का जो मेन फोकस है वो किस चीज़ पे निर्भर करेगा, किन कारक पर निर्भर करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? तो प्रकाश के गुण पे। प्रकाश तो आना ही चाहिए, तो प्रकाश का गुण ए में भी है और प्रकाश की मात्रा, दोनों में प्रकाश शामिल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। परिशेषिका हिस्सा है, तो परिशेषिका किसका हिस्सा है? परिशेषिका कौन चीज का भाग है? ठीक है, किसके अंदर परिशेषिका होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए यानी कि आहार नाल में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, रंध्र किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए? आप लोग ऑप्शन देखिए और इसका जवाब जरूर देने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 47 है, इसका जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम वहाँ पे सभी का कमेंट जरूर देखेंगे। तो रंध्र मुख्यतः किस में पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पत्तियों में पाए जाते हैं। रंध्र आपका पत्ती में ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है। अगला प्रश्न है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण बताइए। परजीवी पौधा का उदाहरण मतलब जो दूसरे पर निर्भर रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमरबेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, क्रमाकुंचन गति किस में पाई जाती है? तो क्रमाकुंचन गति ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोलन और ऑप्शन नंबर डी यानी कि छोटी आंत। तो इसका आंसर आपका दोनों हो सकता है, यानी कि कोलन भी आपका बिल्कुल सही है और ऑप्शन नंबर डी यानी कि छोटी आंत भी सही है, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन ए दोनों आपका सही है। ठीक है, यानी कि बोथ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो ये था आपका चैप्टर 1 का पार्ट 1 यानी कि पोषण का ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग श्वसन का ऑब्जेक्टिव करेंगे। बिल्कुल सभी जो जितना भी चैप्टर बाय चैप्टर जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसी को यहाँ पे तैयारी करवाया जाएगा, फालतू ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे नहीं बताया जाएगा। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग पार्ट 2 यानी कि श्वसन की ओर प्रवेश करेंगे। आपका जो पार्ट 1 था आपका वो आपका बिल्कुल अच्छी तरह से खत्म हो गया है, यहाँ पोर्शन था। अब हम लोग चलेंगे श्वसन की ओर। तो श्वसन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है, एक राय अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो पौधों में जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें एटीपी टूटता है, तो उसमें जो होता है वो आपका 30.5 यानी 30.5 किलो जूल प्रति मोल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। जब पाइरुवेट विखंडन होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, जल भी निकलता है और ऊर्जा भी देता है। तो यह क्रिया कहाँ पे संपन्न होता है, तो पाइरुवेट का जो विखंडन है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, तो इथाइल अल्कोहल जो है आपका ऑप्शन नंबर अवायवीय यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अवायवीय श्वसन में बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं एटीपी, क्योंकि एटीपी ही टूटता है तो हम लोग को वहाँ पे ऊर्जा मिलता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। ठीक है। अगला है, मछली का श्वसन क्या है, सभी बच्चों को पता होगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को पॉज करिए और इसका जवाब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए इसका जो आंसर जवाब है, मछली का श्वसन अंग सभी को पता है कि वो आपका गिल्स यानी कि गलफड़ा होता है। चलिए अगला, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो तिलचट्टा में कितना जोड़े श्वास रंध्र होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। श्वसन के जब अंतिम क्रिया पे पहुंचते हैं तो उससे क्या क्या प्राप्त होता है। तो श्वसन के जब अंतिम क्रिया में जाते हैं तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, हाइड्रोजन यानी कि जल प्लस साथ में ऊर्जा को निकालना पड़ता है। अंतिम उत्पाद जो है श्वसन का जो लास्ट उत्पाद की क्रिया है वो यही होता है। पौधों में श्वसन होता है, पौधे में श्वसन कहाँ होता है। देखिए एक ही प्रश्न को बार बार आपको मिलेगा ताकि आप लोग को याद भी जल्दी से हो जाए और इसका जवाब भी आप लोग दे सके। तो क्वेश्चन नंबर 8वां का जो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन था, पौधों में श्वसन कहाँ होता है, जड़ में होता है कि पत्ती में होता है कि तना में। देखिए जड़ में होता है कि पत्ती में होता है कि तना में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, यानी इसका जो बिल्कुल आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे चलिए फिर से टिक आउट कर देते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन जो बीमारी वो श्वसन तंत्र में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि निमोनिया हो जाएगा। जो निमोनिया है वो आपका श्वसन तंत्र में जाकर के प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस जो है वो कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में होता है। अगला है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं। कौन ऐसा पौधा है जिसमें रंध्र होते ही नहीं है। रंध्र तो ऐसे पत्तियां में होती है, लेकिन ऐसा कौन ऐसा पौधा है जिसमें रंध्र बिल्कुल भी नहीं होती है, वो आपका होता है हाइड्रिला का पौधा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन सा श्वसन से हम लोग को मिलता है, वो आपका होता है मेरे दोस्त वायवीय श्वसन। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वायवीय श्वसन में 38 एटीपी का निर्माण होता है और अवायवीय श्वसन में मात्र 2 ही एटीपी बनता है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा वायवीय श्वसन से ही मिलेगा। अगला प्रश्न है, किण्वन की क्रिया किस में होती है। किण्वन की क्रिया किस में होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये आपका ईस्ट में होता है। किण्वन की क्रिया ईस्ट में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। बताइए जल्दी कि ट्रैकिया जो वो किस जीव का होता है। कौन ऐसा जीव है जो ट्रैकिया से सांस लेता है। तो ट्रैकिया से सांस लेने वाले इनमें से कौन है, इनमें से बताइएगा। ऐसे तो बहुत सारे जीव है, लेकिन इसमें से क्या हो जाएगा, कॉकरोच आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, तो 15 का बिल्कुल सही आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि हम लोग श्वसन लेते हैं ऑक्सीजन और लास्ट में जो छोड़ते हैं वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आपसे एक और क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं कि मनुष्य का श्वसन अंग क्या है। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि मनुष्य का श्वसन अंग क्या है। चलिए अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के, देखिए यहाँ पे ग्लूकोज लिखा गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ग्लूकोज नहीं यहाँ पे ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है ना। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से
क्या मुक्त होता है? तो ग्लूकोज के जब पूर्णतः ऑक्सीकरण हो जाएगा तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको मिलेगा, यहाँ से ऊर्जा भी मिलेगा। अच्छा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड कि सिर्फ ऊर्जा कि सिर्फ H2O कि इनमें से सभी? तो सिर्फ खाली झूठ का लगा हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि इनमें से सभी। अगला प्रश्न है ATP का विस्तारित रूप क्या है? ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ATP का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो रंध्र सभी को पता है कि वो पत्तियों में होता है। तो रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो रंध्र का मुख्य कार्य होता है, जो पत्तियों का मुख्य कार्य होता है वो गैसों का विनिमय यानी कि गैसों का आदान प्रदान करना, और साथ में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी यहीं पे होती है, यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनता है? मनुष्य में नासिका छिद्र को मिला दिया जाए, लैरिंक्स मिल जाए, ट्रैकिया मिल जाए, फेफड़ा मिल जाए, अगर इस चारों को मिला दिया जाए तो इस चारों को मिलाने के बाद आपका क्या तैयार होगा? वो आपका तैयार श्वसन तंत्र हो जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन हम लोग ग्लूकोज यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी ग्लूकोज को हम लोग कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ATP में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो ATP में फॉस्फेट की जो संख्या होती है वो आपका 3 हो जाती है। ATP में फॉस्फेट की संख्या आपका 3 होती है। तो इसी प्रकार आपका जैव प्रक्रम का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका बिल्कुल अच्छी तरह से खत्म हो गया। अब हम लोग पार्ट 3 यानी कि परिवहन की ओर बढ़ेंगे। आपका पार्ट 4 तक है, एक आपका उत्सर्जन बचा हुआ है, तो उत्सर्जन की ओर भी बहुत जल्दी प्रवेश कर जाएंगे और इसी के साथ आपका एक चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा 2 पार्ट ही खत्म हुआ है। तो चलिए परिवहन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल शानदार तैयारी आप लोग करिए, नंबर लाइए, मार्क्स लाइए, क्योंकि सभी माँ बाप का उम्मीद यही होता है कि मेरे जो बच्चे लोग हैं वो मार्क्स उठाएं और नंबर अच्छी तरह से लाएं, ताकि मेरा भी नाम, टीचर का भी नाम और साथ साथ में मेरे बच्चे का भी नाम रोशन हो। तो क्यों ना आप लोग मेहनत से डरिए नहीं, मेहनत दम जी तोड़ दम लगा के करना, दम खम लगा के करना है। तो चलिए परिवहन की ओर हम लोग प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब कितना होता है? मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो इसका जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, प्रकुंचन दाब का बात बोला है तो 120/120 mm प्रति 120 mm हीमोग्लोबिन होता है। अगला है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है वो पत्ती में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? देखिए इसके पहले भी क्वेश्चन में ये आ गया था, तो इसका जवाब आप लोग जरूर देने की कोशिश करिएगा। तो खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉकरोच हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम का काम क्या होता है? तो पादप में फ्लोएम का काम भोजन का संवहन करना और जाइलम का काम होता है जल का संवहन करना। तो यहाँ फ्लोएम का बात आया है, यहाँ फ्लोएम पूछ रहा है तो भोजन का संवहन, और जब जाइलम पूछेगा तो जल का संवहन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? रक्त का थक्का, रक्त को गाढ़ा बनाने के लिए कौन इसमें हेल्पफुल होता है? वो होता है रक्त बिंब, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आपका होता है विषण के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए अभी मैंने यहाँ पे बताया भी, क्वेश्चन नंबर 4 में बताया, और उसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 7 में भी आ गया है। उसमें फ्लोएम पूछा था और इसमें जाइलम की बात बोल रहा है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम जो है, ज से जाइलम और ज से जल, यानी कि पादप में जल का वाहन जाइलम के द्वारा होता है। अगला है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? देखो दोस्त, एक ही प्रश्न बार बार मिल रहा है, तो बहुत शानदार तरीका से आप लोग को तैयारी हो भी जाएगी और आप लोग जवाब देने की कोशिश भी जरूर करिएगा। और जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, बस एग्जाम में एक बार पढ़ के जरूर चले जाना, बस उसके बाद ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं छूटेगा और आप लोग खुशी खुशी घर पर भी आ सकते हैं। वरना जब एग्जाम में नहीं बनता है तो थोड़ा सा तकलीफ भी होता है कि इतना पढ़ने के बावजूद भी नहीं बना। बट मेरे भाई आप लोग घबराइए मत, बस अब आप लोग के लिए हम आ गए हैं ऑब्जेक्टिव का शानदार तरीका, शानदार दम लेकर के, दम बेहद ही ऑब्जेक्टिव, सभी चीज़ का ऑब्जेक्टिव करवा दिया जाएगा और पूर्णतः आप लोग ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से कंप्लीट करके ही जाइए, बिल्कुल अच्छा मार्क्स उठ जाएंगे।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? क्या ये प्रश्न अभी मैंने कुछ देर पहले नहीं करवाया? बिल्कुल करवाया। पतियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो रंध्र के द्वारा यानी रंध्र में होता है। अगला है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त जो है, हृदय से जो रक्त है, ब्लड है, खून है, वो संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि निलय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? रक्त को थक्का बनाने का, जैसे में कहीं कहीं अगर आपका कट गया और वहाँ पे ब्लड बाहर निकल गया तो ब्लड को जमाने के लिए, ब्लड को थक्का बनाने के लिए कौन सा हेल्प यहाँ पे करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि प्लेटलेट्स, और इसी को हम लोग रक्त बिंबाणु भी बोलते हैं। इसके पहले आपको रक्त बिंबाणु आया होगा और यहाँ पे प्लेटलेट्स की बात है तो हड़बड़ाने की कोई भी बात नहीं है। अगला प्रश्न है सामान्य अनुशीथीलन दाब होता है, सामान्य अनुशीथीलन रक्त दाब होता है। तो अनुशीथीलन दाब और एक प्रकुंचन दाब, इसके फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो प्रकुंचन था और यहाँ पे अनुशीथीलन का बात आ गया। तो समझ जाइए कि जब प्रकुंचन था तो वो 120 था और जब अनुशीथीलन आ गया तो आपका यहाँ पे 80 mm हो जाएगा। और हम लोग का जो बीपी होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, वो 120/80 होता है। और 120 को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकुंचन। 120 वाले को हम लोग प्रकुंचन बोलते हैं और 80 वाले को हम लोग अनुशीथीलन बोलते हैं। तो इसको भी ध्यान में जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न है रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रक्तस्राव को रोकने में कौन मदद करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी यानी कि प्लेटलेट्स हो जाएगा। एक ही प्रश्न को आपका बार बार रिपीट कराया जा रहा है ताकि आप लोग की तैयारी बिल्कुल ही शानदार तरीके से हो जाए और आप लोग की तैयारी सिर्फ और सिर्फ एक ही बार वीडियो देखने से अच्छी तरह से हो जाए। दोबारा वीडियो देखने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अगला प्रश्न है स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो स्टोमाटा यानी कि रंध्र यानी कि पत्ती का बात बोल रहा है। तो स्टोमाटा को खुलने, स्टोमाटा को हिंदी में हम लोग रंध्र बोलते हैं और यहाँ इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा को खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? वो करता है मेरे मित्र आपका द्वार कोशिका, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? देखिए ये जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन 2024 में और 2020 में दोनों में सेकंड सीटिंग में ही पूछा हुआ है। तो सोचिए ये सब क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन करवाया जा, सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू यहीं से प्रश्न उठाने की कोशिश वो लोग करता है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी इसको कर लीजिएगा। तो सबसे तेज धड़कन किसका होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ? चूहा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी चूहा का धड़कन बिल्कुल ही तेज होता है। अगला प्रश्न है फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है? अगर फ्लोएम ऊतक है तो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुक्रोज के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है? तो देखिए चालनी नलिकाएं जो पेड़ पौधा में ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर पेड़ पौधा का तो सही है, लेकिन पेड़ पौधा में किस में होता है? वो आपका फ्लोएम में होता है। ठीक है, चलिए देखिए जो पार्ट 3 जो चल रहा है परिवहन, इसमें टोटल 36 ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग ध्यान से समझते रहिए। 16वां जा रहा है, 20 ऑब्जेक्टिव और है, उसके बाद आपका लास्ट उत्सर्जन आ जाएगा। हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि आपका खत्म हो जाए और आपको तैयारी भी अच्छे से हो जाए। चलिए अगला है आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? तो मेरे मित्र इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है। बिल्कुल ही ईजी प्रश्न है। ऐसा प्रश्न अगर आप लोग नहीं बताओगे तब तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है ना। तो आरबीसी की जीवन अवधि एक बार वीडियो पॉज करके इसका जवाब मुझे जरूर बता दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 120 दिन हो जाएगा। अगला है निम्न में कौन सा संवहन ऊतक है? इनमें से संवहन ऊतक कौन है? तो संवहन ऊतक जो है आपका फ्लोएम और जाइलम, जाइलम और फ्लोएम आपका संवहन ऊतक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। मतलब पूरा बता दिए हम ना, है ना यहाँ पे, लेकिन तरल है नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऊतक सिर्फ दिया है। ऐसे रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय किससे घिरा हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेरिकार्डियम हो जाएगा।
मानव हृदय किससे घिरा हुआ है, तो पेरिकार्डियम हो जाएगा। अगला है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, तो मनुष्य में श्वेत रक्त, यहाँ पे हम लोग आरबीसी यानी कि लाल रक्त, देखो आरबीसी कहने का मतलब रेड ब्लड सेल होता है, इसका मतलब रेड ब्लड सेल, तो लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि 120 था। लेकिन अगला बार जो प्रश्न है वो आपसे लाल रक्त नहीं दे करके श्वेत रक्त पूछ दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे होंगे, तो श्वेत रक्त कणिकाओं की जो जीवन अवधि होती है वो आपका 12 से 20 दिन के बीच में होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ऐसा कौन सा जीव है, इसमें से बताइएगा। ऐसा ढेर जीव मिल जाएंगे जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार बताइएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मक्खी में हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी, अरे यार ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, अगर हीमोग्लोबिन की कमी आपके शरीर में हो जाए तो इनसे कौन सा रोग होगा, तो आपका हीमोग्लोबिन से आपका एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर किसके द्वारा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वो होता है, कंट्रोल करते हैं जो अंदर से होता है वो आपका एड्रिनल ग्रंथि यानी कि एड्रिनल द्वारा होता है। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, गार्ड कोशिका जो पेड़ पौधा का बात आ गया, तो गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, वो आपका होता है अंदरी, यानी अंदरी मतलब भीतरी यानी कि अंदर वाला चीज़ का, ठीक है, यानी कि भीतरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला ऑक्सीजन का वाहक कौन है, ऑक्सीजन का वाहक निम्नलिखित में कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर जल्दी से इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 26 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि आरबीसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि रंध्र हो जाएगा। देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट आपको करने को जरूर मिलेगा, तो आपका तैयारी भी इसी तरह से बेस्ट होते चला जाएगा। अगला प्रश्न है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, मानव की हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या आपकी 4 होती है। अगला प्रश्न है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, किसकी उपस्थिति के कारण खून जो है वो लाल दिखाई देता है, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी के कारण खून लाल होता है। अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली अर्धपरगम्य मतलब आधा आर पर दिखाई देने वाला झिल्ली है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किसका उपयोग हम लोग करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्फैग्मोमैनोमीटर होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 प्रश्न और है लसिका का रंग कैसा होता है, तो लसिका का रंग हल्का पीला टाइप का होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है पौधों में वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है, तो प्रश्न के अनुसार जो इसका जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। अगला प्रश्न है खुला परिसंचरण किस में पाया जाता है, देखिए एक बार आया था कॉकरोच, लेकिन इसमें आपकी कॉकरोच हटा दिया है, तो खुला परिसंचरण तंत्र इसके ऑप्शन के अनुसार आपका तितली हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक आपका हीमोग्लोबिन, जो कुछ देर पहले भी ऐसा प्रश्न आपका आ गया था। और आज का आखिरी नहीं, इस टॉपिक का पार्ट 3 का आखिरी प्रश्न है स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है, एक आपका सिस्टोलिक और एक आपका डायस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक का मतलब प्रकुंचन और यहाँ तो प्रकुंचन, तो यहाँ पे आपका, और सिस्टोलिक का मतलब प्रकुंचन और डायस्टोलिक का मतलब अनुकुंचन यानी कि शिथिलन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 120 यानी कि अनुशिथिलन हो जाता है डायस्टोलिक, और सिस्टोलिक का मतलब हो जाता है प्रकुंचन। तो प्रकुंचन ही बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में बोल दिया कि सिस्टोलिक दाब कितना होता है, यानी प्रकुंचन दाब कितना होता है, तो आपका 120 होता है। और डायस्टोलिक पूछेगा, ठीक है, यानी अनुशिथिलन दाब, तो आपका 80 हो जाता है, ठीक है। ये आपका था परिवहन से। तो आज अब आपका चौथा यानी कि लास्ट इस चैप्टर का पार्ट 4 है, जो उत्सर्जन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए पार्ट 4 यानी कि उत्सर्जन में चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लोग कराया जा रहा है, सभी ऑब्जेक्टिव का आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अब बाहर से फालतू ऑब्जेक्टिव वालों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जितना करवा रहे उतना आप लोग जरूर तैयारी करके जाइएगा। अगला प्रश्न है
कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है जो संबंधित किससे है? मनुष्य में वृक्क बोले तो किडनी, ठीक है, वृक्क, और लीवर बोले तो यकृत, ठीक है। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है, वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है? तो ये संबंधित आपका उत्सर्जन से है, क्योंकि उत्सर्जन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर तो आपका चैप्टर के अनुसार ही यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली होती है, मानव में डायलिसिस थैली होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेफ्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? तो वृक्क उत्सर्जी अंग है, क्योंकि वृक्क के द्वारा, किडनी के द्वारा ही हम लोग का जो पेशाब होता है, पेशाब को बाहर कर दिया जाता है। तो इसका उत्सर्जी अंग यानी कि आपका वृक्क हो जाएगा। अगला है, सभी सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन करता है? नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा के रूप में नाइट्रोजन जो पदार्थ हो एक तरह से कचरा का काम कर रहा है, तो इसका उत्सर्जन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर यानी कि अमोनिया के द्वारा भी, यूरिक अम्ल के द्वारा भी और यूरिया के द्वारा, यानी कि इनमें से आपका सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हो प्रश्न जो है कौन कौन साल पूछ चुका है। मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है? मनुष्य में जो किडनी है वो निम्नलिखित में किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्सर्जन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटोजोवा उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे होता है? तो प्रोटोजोवा उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन वो विसरण विधि द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा प्रश्न है, 18 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को करवा दिया जाएगा। मानव गुर्दे का आकार लगभग कैसा होता है? तो मानव गुर्दे का जो आकार होता है वो बिल्कुल सीम के बीज की तरह होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? हेटेरोक्राइन ग्रंथि किसे कहा गया है? तो वो आपका वृषण को कहा जाता है, हेटेरोक्राइन ग्रंथि। अगला है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत कितनी होती है? तो मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्र 2% ही होती है, 2% होती है। अगला है, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? पौधे से उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है? मानव का उत्सर्जित पदार्थ तो किडनी हो गया, क्योंकि किडनी के द्वारा ही जो बेकार चीज़ है उसको छान करके बाहर कर दिया जाता है। तो पौधे में उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है? तो पौधे में उत्सर्जित पदार्थ गोंद, टैनिन, रेनिन सब है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग वो यूरोक्रोम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस मशीन के द्वारा जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो हीमोडायलिसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी हीमोडायलिसिस के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, तो अस्थायी रूप से संग्रहित किस में होता है? तो वो आपका मूत्राशय में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैटेक्स पाया जाता है, लैटेक्स किस में पाया जाता है? तो लैटेक्स जो है वो आपको कनेर में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृक्क सहायता प्रदान करता है, वृक्क जो है सहायता किस में प्रदान करता है? तो वृक्क सहायता उत्सर्जन की क्रिया में बड़ा महत्व निभाता है, क्योंकि उसका काम ही है बेकार चीज़ को बाहर निकालना। अगला प्रश्न है, लास्ट आज का आखिरी प्रश्न और इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न, यानी इस वीडियो का भी आखिरी प्रश्न, क्योंकि ये आपका लास्ट प्रश्न है और ये इसी के साथ आपका एक चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं। निम्न में कौन मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है? कौन इसमें से उत्सर्जी अंग नहीं है? तो अग्नाशय, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अग्नाशय को उत्सर्जी अंग नहीं कहा जाएगा। फेफड़ा को उत्सर्जी अंग कह सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा सांस को बाहर कर दिया जाता है, किडनी के द्वारा मूत्र को बाहर किया जाता है और त्वचा के द्वारा पसीना को बाहर किया जाता है, यानी तीनों उत्सर्जी पदार्थ हैं। लेकिन अग्नाशय जो है आपका उत्सर्जी पदार्थ बिल्कुल भी नहीं है, यानी 18 क्वेश्चन का जवाब सी हो जाएगा। इसी प्रकार आपका एक चैप्टर बिल्कुल, यानी कि जय प्रक्रम में जो चारों टॉपिक था पार्ट 4 था वो आपका बिल्कुल अच्छी तरह से खत्म हो गया। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा लगा होगा कि हाँ भाई वीडियो में दम खम है, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम लोग चैप्टर 2 जल्द ही लेकर के आएंगे ऑब्जेक्टिव के साथ, क्योंकि अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर बहुत ही ध्यान देंगे, क्योंकि
एग्ज़ाम में अकेला दमखम डायरेक्ट 50% ऑब्जेक्टिव ही देता है। तो इसको हम लोग बहुत ही बारीकी से और ध्यानपूर्वक समझ करके इसको ध्यान में रखेंगे। तो जल्द ही हम बायोलॉजी का चैप्टर 2 लेकर के आने वाले हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक